हेलो दोस्तों, राजनीति नामा के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के राजनीतिक इतिहास, विशेषकर आज़ादी के बाद के इतिहास के एक महान अनसंग हीरो, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अकेले व्यक्तित्व से, जब तक वो जिंदा रहे, भारत की राजनीति को प्रभावी और निर्णायक तरीके से प्रभावित करते रहे। जिनका व्यक्तित्व अपने आप में सब कुछ था, जिनके सामने बड़ी से बड़ी शक्तियां, बड़े से बड़े लोग कुछ बोलने से पहले उन्हें सोचना पड़ता था। हम बात कर रहे हैं बागी बलिया के ठाकुर। ठाकुर कहना उतना उपयुक्त नहीं होगा, समाजवादी महान राजनेता चंद्रशेखर जी के बारे में। ये साल उनका जन्म शती है। मेरी योजना तो 17 अप्रैल से ही थी, लेकिन वह कार्य रूप में नहीं आ सकी। लेकिन जो भी देर है, मैं जितना सक्षम हो सकूंगा, जितना कर सकूंगा मैं उतना इन पर वीडियो बनाने का प्रयास इस साल में करूंगा। इस क्रम में ये पहला वीडियो है, और उस महान शख्स को याद करते हुए जो बचपन के मेरे हीरो भी रहे, राजनीति में जिस बेदाग तरीके से और जिस कड़क अंदाज में जनता के लिए और देश के लिए हर बात कहने से कभी गुरेज नहीं करने वाले, जो धारा के विपरीत चलने में कभी कुछ सोचते नहीं थे कि दुनिया क्या कहेगी, उन्हें देश के लिए और समाज के लिए जो उचित लगता था वो हमेशा कहा करते थे। इसलिए उन्होंने कभी चुनावी सफलता को अपने जीवन में कभी ऊपर नहीं रखा। उनके लिए देश, उनके लिए समाज, गरीब गुरबे हमेशा उनकी राजनीति के मुख्य भूमिका में रहे। वैसे चंद्रशेखर को याद करना हम लोगों के लिए भी एक गौरवपूर्ण पल है, क्योंकि ऐसा राजनेता जो अगर भारत का प्रधानमंत्री पूर्णकालिक रूप से रहा होता तो हमारा भारत आज कहीं होता। वही एक आदमी था जो नीचे जमीन से उठकर भारत के सर्वोच्च पद तक गए, जिन्हें गरीब किसानों के, आदिवासियों के, मजदूरों के, आम लोगों की जिंदगी के बारे में हर जानकारी थी, जो स्वयं भी उन दौर से गुजरे थे। चंद्रशेखर जी के बारे में मैं बहुत सारे फोटो वगैरह एकत्रित किया हूँ, जो आगे चलकर उनके विभिन्न एपिसोड्स में हम लोग डालेंगे। लेकिन ये सबसे प्रारंभिक फोटो कहीं से मिला, और कई लोगों ने भी इसको डाला है, और उनके पुत्र नीरज शेखर जी भी इस अभियान में लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं हम लोग समय समय पर करेंगे। तो ये चंद्रशेखर जी की बहुत ही रेयर फोटो में से एक फोटो ये यहाँ पर है। ब्रीफ में मैं पहले एक थोड़ा सा इनका लाइफ का विवरण आपको बता दूं कि इब्राहिम पट्टी उत्तर प्रदेश के गांव में 1927 को जन्म लिए। मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिला। डिस्ट्रिक्ट जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बलिया के सेक्रेटरी चुने गए 1951 में। 1955 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बने। 1962 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में चुने गए। 1964 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। 67 में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुए। 1969 में उन्होंने यंग इंडियन नामक एक साप्ताहिक वीकली शुरू किया। 1975 में जब देश भर में इमरजेंसी लागू हुआ तो हालांकि कांग्रेस पार्टी में थे, इंदिरा गांधी जी से कोई खास मतभेद नहीं था, लेकिन इंदिरा जी को पता था कि चंद्रशेखर का अर्थ क्या है। तो 77 में इनको भी गिरफ्तार किया गया, जिसको चंद्रशेखर जी कभी भूले नहीं। अपनी किताबों में उन्होंने लिखा है। फिर 1977 में जनता पार्टी जब बनी तो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने। 1983 में इन्होंने प्रसिद्ध भारत यात्रा पद यात्रा किया। यह एक लंबा 4000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा, युगांतकारी इतिहास का ऐतिहासिक यात्रा इन्होंने किया था। 1990 में वो भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने 10 नवंबर 1990 को। 1991 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन किया 6 मार्च को। इन सभी मुद्दों पर हम लोग आगे करके आएंगे। फिर 2007 में बहुत सारी बीमारियां थी, 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया।
भाइयों, मेरे पास जो पुस्तक है, हमारा जो ये पूरा विवरण होगा, आगे चलकर हम जो इन्होंने जो एक किताब लिखा है, जीवन जैसा जिया, ये किताब सबसे पहले जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी 75 साल के हुए थे, तो इनके बहुत सारे मित्रों ने मिलकर एक इनका राजनीतिक जीवन को एक दस्तावेज के रूप में दर्ज करने के लिए एक अभियान शुरू किया। शुरुआत में चंद्रशेखर जी इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में बहुत सारे लोगों ने मिलकर कहा कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जिसमें राम बहादुर राय जी, देवदत्त, प्रभाल मैत्र जी और भी सुरेश शर्मा जी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलजुल कर इस किताब को अपने स्वरूप में लाने का प्रयास किया। शुरुआत में इसका नाम था जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां। हालांकि सब जितने भी स्क्रिप्ट लिखे जाते थे उन्हें चंद्रशेखर जी पढ़ते थे, करेक्ट करते थे, एडिशनल जो बातें होती थी उसे वो लिखते थे और उनके कहने पर कुछ प्रसंग भी लिखे गए। एक जो इस किताब में शीर्षक है, मुश्किल है जिन्हें भूलना। चंद्रशेखर जी बड़े ही आत्मीय आदमी थे। चंद्रशेखर जी के मन में कार्यकर्ताओं के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और जिन लोगों ने राजनीति की है, वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मर्म को समझते थे। वो ऐसे राजनेता थे जो समझते थे कि कार्यकर्ता की क्या परेशानी होती है, राजनीति करने वाले लोगों की क्या परेशानी होती है। आगे कभी हम आएंगे उस मुद्दे पर भी। वो ऐसे बिरले राजनेता थे कि अगर आप उनके यहाँ जाते तो आपके खाने पीने ठहरने का इंतजाम करते, चलते समय आपके लिए एक आध लुंगी खरीद कर देते, रेलवे का भाड़ा आपको देते, क्योंकि वो जानते थे कि जो कार्यकर्ता राजनीति में है वह किस दुख दर्द से वह बनकर निकला है। आज की तरह नहीं है कि पैसे की बदौलत, चमचई की बदौलत, लूट की बदौलत और गणेश परिक्रमा की बदौलत नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। चंद्रशेखर जी वैसे राजनेताओं में नहीं थे। हालांकि इनकी जयंती मनाने में बहुत सारे वैसे ही लोग आगे आगे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर वैसे बिरले नेताओं में रहे। इसीलिए हम लोगों के आदर्श से, मेरे भी ये बचपन से ही आदर्श से, कोई आज हम इनके प्रति नहीं आकर्षित हुए। इसीलिए चंद्रशेखर जी के बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे, उनकी इस किताब का बहुत सारा हिस्सा भी हम पढ़ेंगे आपके लिए, क्योंकि सब आदमी के लिए संभव नहीं कि उस किताब को पढ़ना। हालांकि वो किताब बहुत महंगी नहीं है, जीवन जैसा जिया। आप पढ़ेंगे तो आप इतिहास से गुजरेंगे, आप उस दौर से गुजरेंगे कि राजनीति का निर्माण कैसे हुआ, आप उस दौर से गुजरेंगे कि किस तरह पहले के जमाने में सभाएं की जाती थी, किस तरह दर्द, किस तरह से मुश्किलों का सामना किया जाता था और चंद्रशेखर जी जैसे लोग उससे कैसे निकलते थे, उसको कैसे संगठित करते थे। ये एक भावनात्मक जुड़ाव भी है राजनीति के साथ, देश के साथ, जनता के साथ, जनता की समस्याओं के साथ। वो ऐसे राजनेता थे जिन्हें जनता की समस्या अपनी समस्या लगती थी, उस समस्या के समाधान के लिए सब कुछ करने को तैयार होते थे। वो विरोध के मैग्नीट्यूड को नहीं मानते थे। वो विरोध करना है तो विरोध करते थे, कोई ताकत उनको हिला नहीं सकती थी। जो निर्णय लेते थे वो लेते थे। ऐसे राजनेता का आज कितना अभाव है, इस देश को कितना झेलना पड़ रहा है, यह देश कितना मुश्किल में आज के ज़माने में है। आज सचमुच में हमें चंद्रशेखर जैसा नेता चाहिए था। अफसोस कोई लौट कर नहीं आता, कोई वापस नहीं आता। नहीं तो मेरे शब्दों में, अगर एक नेता किसी को वापस करना होता, अगर इस पर ऐसी ताकत देता, तो चंद्रशेखर को वापस मांगता, उन्हें कम से कम 5 साल के लिए प्रधानमंत्री पद मांगता मैं ईश्वर से, क्योंकि वैसा नेता भारत में बिरले हुए, जिसकी आत्मशक्ति मजबूत थी, आत्मबल मजबूत था और जिसमें जनता के हित की, देश के लिए कसक थी, दर्द था और उनके लिए देश और समाज से आगे कुछ भी नहीं था। वो एक साधु संत सन्यासी के जीवन जीने वाले थे। इतना बड़ा नेता अपने जीते जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं आने दिया। इस पर भेज सकते हैं तो वैसे नेता को भारत के लिए भेजो, वैसे आदमी को भारत की कमान दो। आज भारत को इसकी जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी बातें हैं। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा वापस लौट कर नहीं आती हैं, लेकिन यह देश की ज़रूरत है।
लोग बदल चुके हैं, समय बदल चुका है, इतिहास बदल चुका है। चंद्रशेखर जी खुद भी लिखते हैं कि बलिया का इब्राहिम पट्टी उनका गांव था। वो लिखते हैं कि छोटे से उस गांव में उनके पूर्वज कहाँ से आए इन्हें पता नहीं, और कई बार इन्होंने उससे पता करने का भी प्रयास किया कि इनके पूर्वज कहाँ से आए, इनके पूर्वजों का क्या श्रेणी रहा है, या कितने, जो उसको कहा जाता है कि चौक बनाना, की पीढ़ी दर पीढ़ी का एक लिस्ट बनाना। हालांकि चंद्रशेखर जी कहते हैं कि इन्होंने प्रयास तो किया था, लेकिन बाद में इनके प्रयास को किसी ने चुरा लिया। अपने गांव के नाम के बारे में भी वो कहते हैं कि काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला किसी नवाब का कारिंदा था इब्राहिम, और उसी के नाम पर इनके गांव का नाम पड़ा इब्राहिम पट्टी। उनका गांव छोटा था, लगभग उनके बचपन में 500 की आबादी उनके गांव में थी। उनके गांव में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, आने जाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन एक्चुअल में इनका जन्म जो है इनके ननिहाल में हुआ था। इनका जो ननिहाल था उसका नाम था कचुआरा। 17 अप्रैल 1927, 17 अप्रैल 1927 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 1887 को इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि इनका जो ननिहाल है कचुआरा, वो सिकंदरपुर कस्बे के पास था, और वो कहते हैं कि नाना के परिवार में अब कोई रहा नहीं। इब्राहिम पट्टी में ही उनका बचपन गुजरा, और एक कुर्सीनामा, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बनाने का प्रयास किया, जिसे कई लोगों ने चुरा लिया। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि इनके गांव की आबादी बहुजातीय थी, और वहाँ 2-4 घर पंडित लोग के थे, 8-10 घर ठाकुरों के थे, 8-10 घर बनिया लोगों का था। हरिजन बस्ती 2 थी, एक छोटी एक बड़ी। गांव के बाहर थी, कहार कुर्मी लोग भी थे वहाँ। मुसलमानों के भी 2 घर थे, आज भी वो कहते हैं कि दोनों घर वहाँ हैं। इन्होंने कहा कि बचपन में से लेकर अभी तक 2 पुश्तें गुजर चुकी हैं, और गांव में मुहर्रम की ताजिया रखने की परंपरा का उल्लेख करते हैं अपनी किताब में, और कहते हैं कि किस तरह से उनके गांव में ताजिया, 2 ही घर मुसलमान थे, लेकिन गांव के सारे लोग मिलकर ताजिया उठाते थे। ये धार्मिक समन्वय का एक बहुत बड़ा उदाहरण उस जमाने में अधिकांश गांव हुआ करते थे। जब हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके जब भी पर्व होते थे सभी मिलकर करते थे। और वो लिखते हैं कि हर दरवाजे पर घर के बड़े बूढ़े एक घड़ा पानी और गुड़ का ढेला रखते थे, और जो भी ताजिया में जाते थे उन्हें पानी पिलाते और गुड़ का ढेला। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि वो परंपरा करबला के मैदान में जो खलीफा हुसैन और उनके परिजन शहीद हुए, जिन्हें पानी भी नहीं दिया गया था, उसी की याद में इनका कहना है कि वो कार्य होता था, यानी पानी और गुड़ देने का। इस तरह की जो परंपरा है वो याद दिलाते हैं कि गांव में किस तरह के सामाजिक समन्वय का हिसाब किताब चलता था। इसमें मैंने जो भी आप देख रहे हैं थोड़ा संक्षिप्त मैंने किया है। लेकिन चंद्रशेखर जी लिखते हैं कि इनके बाबा 3 भाई थे। बचपन में उन्होंने दोनों भाइयों को देखा। सबसे बड़े बाबा पलकधारी सिंह थे। बड़े बाबा का नाम जंग बहादुर सिंह था, छोटे सहदेव सिंह थे। पलकधारी सिंह की कोई संतान नहीं थी। जंग बहादुर सिंह के 2 लड़के थे, एक का नाम जसोदानंद सिंह, दूसरे का नाम जमुना सिंह। उनके पिता सदानंद सिंह सहदेव सिंह के इकलौते बेटे थे। और चंद्रशेखर जी के जो पिताजी थे सदानंद सिंह थे, और उनकी याद में देखिए जो सदानंद सदन बना हुआ है, सदानंद सदन ये बना हुआ है उन्हीं की याद में, यानी चंद्रशेखर जी के पिता थे नीरज शेखर जी के दादाजी थे, तो उन्हीं की याद में ये बना हुआ है। कहते हैं कि इनके परिवार के लोग किसान थे, खेती करते थे। 25-30 एकड़ जमीन थी। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी उस गांव में। 2-3 घर ही ऐसे थे जिनके यहाँ सालों भर भोजन करने के लिए अनाज का उत्पादन होता था। वो लिखते हैं कि यहाँ गेहूं ज़्यादा नहीं होता था उस ज़माने में। इस इलाके में उस ज़माने में गरीबी ज़्यादा थी, तो जौ, सावा, कोदो, चना। जौ तो अभी भी लोग जानेंगे,
लेकिन सामा और कोदो का खेती अब लगभग न के बराबर होता है, लेकिन उस जमाने में हम लोगों ने भी देखा है इसकी खेती हम लोगों के इलाके में भी होती थी। और खाने पीने की आदत भी लिखते हैं चंद्रशेखर जी। वास्तविकता है कि जो आपके यहाँ उत्पादन होगा, आपका फूड हैबिट उसी तरह से बन जाता है। मकई वगैरह को भी उबाल कर खाने की बात कहते हैं। मटर की घुगनी, जहाँ मटर ज़्यादा होता है, पहले के ज़माने में शाम में उसको उबाल कर घुगनी बनाया जाता था। किसान लोग अ, बहुत सारा पशु रखते थे जिसका दूध का उपयोग अपने घर में होता था। आज के ज़माने की तरह नहीं बेचने के लिए था। इनका परिवार संयुक्त था, 25 लोग के आसपास इनके परिवार में थे। इनके उम्र के बच्चे एक ही दो थे। वो चाचा एक एक ये थे, और एक चाचा के लड़के शिवपूजन सिंह का जिक्र करते हैं। और परिवार से लगे 3-4 घर थे सब, और कुछ उसमें भी उनकी उम्र के बच्चे थे। परिवार के लगे 3-4 अहाते थे। गांव के पूर्व पश्चिम में फैले हुए गांव था। और उस जमाने में था कि एक घर का आंगन दूसरे घर के आंगन से मिलता जुलता है। उस तरह की चीज़ें उस जमाने में थी। उस समय लिखते हैं कि गांव में आपसी सौहार्द था। आज क्या है आप देख सकते हैं। तो हम चंद्रशेखर जी के ज़माने में हैं। चंद्रशेखर जी जब बचपन में हैं, वो जब अपनी यादों को अपनी किताबों में दर्ज करवा रहे होते हैं, तो हम अभी चंद्रशेखर जी की बचपन में हैं। उनके परिवार के निकट, चूंकि जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है, इतिहास में दर्ज है, उनका नाम भी मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि आखिर उन लोगों ने भी इनके जीवन में किसी न किसी रूप में अपना रोल प्ले किया है। शिवबहाल सिंह का वो जिक्र करते हैं, कहते हैं कि उनके रामायण कंठस्थ था। हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गांव के लोगों को रामायण सुनाया करते थे। गांव में फगुआ, गजरी गाई जाती थी। हरि कीर्तन या हर कीर्तन भी होता था। फिर चौधरी राम लखन जी के बारे में जो कहते हैं कि उसरी गांव के रहने वाले थे, जो आजमगढ़ जिले में था, अब मऊ जिले में है। ये कहते हैं कि राम लखन जी रामलीला का आयोजन करते थे, और चंद्रशेखर जी भी उसमें कभी बानर भालू का रोल किया करते थे। कहते हैं कि इसी तरह से हम शौक से किया करते थे। और चंद्रशेखर जी कहते हैं कि बचपन में बड़े ही शांत स्वभाव के बालक थे, और स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर हो था। गांव के लोग इनको सीधा साधा कहते थे। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि मैं उस जमाने में सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी गांव से बाहर जाऊंगा। उस बचपन में चंद्रशेखर जी लिखते हैं कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी गांव से बाहर जाऊंगा। उन दिनों के गांव की याद आते ही एक अजीब सिहरन होती है। कीचड़ भरे रास्ते, प्रारंभिक पाठशाला के केवल 2 कमरे, अधिकतर कक्षाएं पास के बरगद और पाकर के नीचे लगती थी। पर कभी कभी पास की घनी अमराई गांव की बसवारी में आपसी रगड़ से उठती धुन, और कहीं दूर से आती चरवाहों के संगीत की आवाज, सूरज की पहली किरण के साथ अनेक घरों से उठती पूजा की ध्वनि, और पेड़ों से चहकती चिड़िया। गांव के पूरब में मिसराइन का पोखरा, जिसमें लोग सुबह सुबह जुटते थे नित्य क्रिया व स्नान आदि के लिए, अब वह कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर जी का जो फोटो कभी कभी वायरल होता है कि जब बलिया अंतिम बार आए थे, और उनका रोता हुआ चेहरा उनके बचपन को याद करवा रहा होगा। उन यादों को उनके मस्तिष्क में, उनकी सोच में ला रहा होगा वह बलिया का लाल। वो लिखते हैं कि हमारे चारों घरों के बीच एक बड़ा मैदान था। गर्मी के दिनों में वहाँ चारपाई बिछाने के लिए स्थान मिलना कठिन हो जाता था। पहले होता था कि जहाँ खुला स्थान है, लोग चारपाई बिछाकर सो जाते थे, और बड़े होने पर भी पास के बगीचे में बने खलिहान में सोने चले जाते थे। पहले इसी तरह का माहौल था, आज वो सोचना भी असंभव है। घर के आंगन में एक चबूतरा था, उससे लगा हुआ ऊंचा पौधा लगाने के लिए छोटा स्तंभ, जिस पर तुलसी का बिरबा, जो शायद जीवन के प्रारंभ में मुझे प्रकृति के निकट जाने का संकेत दे गया, और साथ ही रहस्यमय पर अनजान आध्यात्मिकता की जिज्ञासा भी, जो आज तक भी उतनी ही रहस्यमय बनी हुई है। वो लिखते हैं कि मुझे याद नहीं कि अपने गांव से पहली बार मैं बलिया शहर कब गया।
बलिया शहर कब गया? बचपन में कभी बैलगाड़ी पर चढ़कर ददरी का मेला देखने गया था। ददरी का मेला उस एरिया में फेमस है। आज बेशक मेरे गांव से कार या बस द्वारा घंटे 1.5 घंटे में ददरी पहुंचा जा सकता है, लेकिन तब बैलगाड़ी से 2-3 दिन में पहुंचा जाता था। चंद्रशेखर जी के ज़माने में बैलगाड़ी से 2 से 3 दिन लगता था ददरी मेला पहुंचने में। वहां रात को रुका, फिर अगले दिन मेला घूमकर घर लौटा। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला अब भी लगता है। उसमें गाय, भैंस, घोड़े बिकते हैं। अपने जीवन काल में भारतेंदु ददरी के मेले में बोलने के लिए आए थे। उनका वह भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने देश के उत्थान के लिए लोगों का आह्वान किया था। भारतेंदु जी की पुस्तक मैंने पटियाला जेल में पढ़ी थी, जिसका जिक्र मैंने अपनी जेल डायरी में किया है। तो चंद्रशेखर जी के जीवन का ये प्रारंभिक दौर है, और उनके बारे में हम लोगों ने जो भी लिखा है या जो भी कहा है, ये पहला हमारा शुरुआत है। अगले वीडियो में हम इनके आगे के जीवन के बारे में, इन्हीं की किताब जीवन मैंने जैसा जिया, उस पर आधारित ही हमारा वीडियो का लगातार सीरियल होगा। और इस महान आत्मा को, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक वैसा बालक जिसे अपने गांव में बचपन में कुछ आइडिया नहीं था कि वो अपने गांव से बाहर भी जा सकेंगे। जो बलिया कब गए पहले उनको याद नहीं रहा, और वह आदमी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाला व्यक्ति बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश की शान को स्थापित करता है। हम उस चंद्रशेखर की याद में आज यहाँ हैं, और आगे भी जितना अधिक वीडियो मेरे से बन सकेगा हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।